नमस्कार। आज हम संसद की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे राज्यसभा के बारे में, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं इस बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। तो आज का हमारा मुख्य फोकस जो होगा वो संसद की जो लोकप्रिय सदन कही जाती है, जिसे जनता का सदन कहा जाता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसकी सीटें कैसी हैं। इसमें मैंने बिंदु वाइज लिख दिया है। मैंने इसी मुद्दों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अगर देखी जाए तो लोकसभा की अगर सीट की बात अगर की जाए कि लोकसभा में सबसे पहले तो किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 81 में बात की गई है। आपके अभी आपने पढ़ा था कि संसद की जो जिक्र है वो संसद की जो जिक्र है कि भारत की संसद किस में होगी, तो वो 79 में होगी। और राज्यसभा की बात अगर की जाए राज्यसभा की, तो उसको हमने पढ़ा था कि राज्यसभा का आर्टिकल 80 में प्रावधान किया गया है। ठीक है। लोकसभा की बात की जाए तो अनुच्छेद 81 में इसका जिक्र किया गया है कि भारत की लोकसभा होगी। हालांकि इसमें कहीं निम्न सदन उच्च सदन की बात संसद में नहीं कही गई है। हम बोलचाल की भाषा में ऐसा प्रयोग करते हैं। अगर बोलचाल की भाषा में देखें तो इसे हम जनता का सदन, इसे ही हम लोकप्रिय सदन, ठीक है, सदन भी कहते हैं। ठीक है। ये इसलिए कहते हैं जनता का सदन क्योंकि आप जानते हैं कि जब इसमें चुनाव होता है तो इसका चुनाव सीधे डायरेक्ट जो है जनता के माध्यम से ही होता है, जनता के माध्यम से होता है। और अगर सामान्यतः देखा जाए तो ये 5 वर्ष में है, ये प्रत्येक 5 वर्ष में ये चुनाव होता रहता है। तो इस तरह से जनता का सदन भी कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इसमें सीट कितनी होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें इसमें सीट की, पहली पॉइंट की अगर चर्चा करते हैं तो इसमें 550 सीटें होती हैं। इसके पहले 552 सीटें हुआ करती थी। कितनी? 552। लेकिन आप जानते हैं कि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन जो हुआ, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो 2 सीटें थी वो 2 सीटें आंग्ल भारतीय की थी। किस भारतीय की? आंग्ल भारतीय की थी। उन सीटों को अब हटा दिया गया है। वो इसका वजह यह है कि लगभग 70 साल से ही तो ज्यादा हो ही गए होंगे। तो कुल मिलाकर के जो आंग्ल भारतीय, जो देशीकरण से जिनको नागरिकता मिली थी, वो अब मूलतः देखा जाए तो वो भारत के निवासी ही हो गए हैं। तो उनको अलग से आंग्ल भारतीय के लिए 2 सीटें आरक्षित करना अब उतना तर्कसंगत सिद्ध नहीं होता है। इसलिए संसद ने अब ये डिसाइड कर लिया है। और 104वां संविधान संशोधन जो किया, 104वां संविधान संशोधन अगर इसकी कब हुआ था, तो ये तो हुआ था 19 में, लेकिन एक तरह से अगर देखा है तो 20 में ही लागू हुआ है ये। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछता है तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में ही हुआ था। और इसके तहत आंग्ल भारतीयों की 2 सीटें हटा दी गई। जो पहले 552 हुआ करती थी वो अब कम होकर 550 रह गई। तो वो जो आंग्ल भारतीय थे वो एक तरह से यहाँ पर लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ पर राज्य किया, और उस दौरान उनके लोग यहाँ पर बस गए, रह गए। ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सीटें आरक्षित थी जो अब हट गई हैं। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि 104वां संविधान संशोधन से जो 2 सीटें हटी, तो वर्तमान में कितनी सीटें बच गई? 550 सीटें आपकी शेष रह गई। अब 550 सीटें जो शेष रह गई उसमें संघ राज शासित क्षेत्रों से कितना रह गई और कितना रह गई आपके राज्यों से। तो 28 राज्य इसमें देखिए दिया गए हैं। और 28 राज्यों की अगर बात करें तो 28 ये राज्य जो हैं इसमें 530 सीटें 28 राज्यों से आती हैं। और सीधा सीधा है कि 530 में से अब 20 ही बचा, तो 20 सीटें आपकी संघ शासित प्रदेशों से आती हैं। ठीक है,
530 सीटें आपके 28 राज्यों से आती हैं और 530 से जो शेष बच रहा है ये 20, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका योगफल इतना ही आएगा। तो इस तरह से संघ शासित प्रदेशों में 20 सीटें अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में और 28 राज्यों में कुल मिलाकर के 530 सीटों का बंटवारा हुआ है। ठीक है, अब अगली टॉपिक की अगर बात करें हम मतदान पद्धति की, तो आप जानते हैं कि सामान्य तरीके से चाहे वो विधायकी का चुनाव हो चाहे वो सांसदीय का चुनाव हो, हाँ वो सांसदीय का चुनाव जो राज्यसभा में होता है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि एकल मत हस्तांतरणीय मत पद्धति से उसका चुनाव होता है, अर्थात एक सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम उसमें चलता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम एक ही वोट उस व्यक्ति की अगर वोट उस गणना में कम होता है तो उसके वोट अन्य व्यक्तियों में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ सिस्टम चलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, मतलब जो सबसे पहले दौड़ के खंभा छू लिया वो विजयी। तो इस तरह से इसमें भी होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्या चीज है, शब्द का प्रयोग जो किया गया है वहां कहा गया है सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क, अब सही है, वयस्क, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो था, इसके तहत इसमें चुनाव में जो प्रतिभाग करते हैं वो लोग वोटिंग देने जाते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए इसमें क्या हुआ था, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में जो हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, उस 61वें संविधान संशोधन से पहले अगर बात की जाए तो 61वें संविधान संशोधन से पहले जो वोट देने की उम्र थी, वोट देने की जो उम्र थी वो क्या थी, वोट देने की उम्र उस समय 21 साल थी। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया तो ये वोट देने की उम्र कितना कर दी गई, ये घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, यानी अब आप 18 साल में ही वयस्क माने जाते हैं और आप लोकसभा में मतदान कर सकते हैं, और इसी को कहा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति। ठीक है, पद्धति क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति है। इसमें उम्र क्या है, तो इसमें वर्तमान में उम्र है 18 या 18 प्लस है। ठीक है, 18 वर्ष पूर्ण हो चुका हो या 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र हुई हो। 61वां संविधान संशोधन में ये हुआ। 61वें संविधान संशोधन 1989 से पहले अगर बात की जाए, 89 से पहले बात की जाए, तो ये उम्र जो थी वोट देने की वो 21 वर्ष थी, जो अब घट करके क्या हो गई है, अब घट करके 18 वर्ष हो गई है। तो उम्मीद है यहाँ तक तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने संख्या के बारे में बात किया, संघ शासित क्षेत्रों में कितना सीटें हैं, राज्यों में कितना सीटें हैं, किस पद्धति से चुनाव होता है लोकसभा का, जिसे, और इसमें वही अग्रता ही विजेता वाला सिस्टम लागू होता है। इसमें जो है क्या चीज, अग्रता, क्या चीज, अग्रता ही विजेता, यही सिस्टम चलता है। मतलब जो सबसे ज्यादा वोट पा लिया, बहुमत पा लिया, अर्थात 50% प्लस 1, ये 50% प्लस 1 मतलब 51% नहीं, 50% प्लस 1 जो पा लिया, जो सामान्य बहुमत प्राप्त कर लिया, वो जो है वहां के लोकसभा का सांसद उस क्षेत्र का बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब आगे बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल इसका कई तरह का है, आप अभी समझेंगे। इसमें कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल सामान्यतः जो मैंने लिखा है, कार्यकाल 61वां हो गया लोकसभा सदस्यों की अभी योग्यता की बात कर रहे हैं। कार्यकाल की जो बात हो गई, कार्यकाल इनका सामान्यतः अगर देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः जो कार्यकाल होता है, यहाँ मैंने लिखा भी है, यहाँ सामान्यतः कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, और ये एक बार हो भी चुका है जब अनुच्छेद 352 लगाया गया था, अर्थात कह लिया जाए तो राष्ट्रीय आपात की जब घोषणा की गई थी तो उस समय 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल प्लस किया गया था, बढ़ाया गया था 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और
ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 44वां 78 में, 42वां 76 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये बात की गई थी कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष ही होता है। प्रत्येक 5 वर्ष जो है उनका चुनाव होता रहता है और प्रत्येक 5 वर्ष में आप जो है बदल सकते हैं अपने प्रतिनिधि को। लेकिन अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो ऐसी परिस्थिति में इनका कार्यकाल 5 वर्ष से भी बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति बढ़ाता है, वो भी कब बढ़ाता है? तो वो जब मंत्रिपरिषद सिफारिश करती है कि इस समय आर्टिकल 352 राज्य में लगा हुआ है, अर्थात राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, या फिर चुनाव करना संभव नहीं है, तो उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और ऐसी बात डाली गई 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये हो गया इनके कार्यकाल की बात। अब ये कार्यकाल समान तरीके से हो गया और बढ़ाने की बात कर दी गई, अर्थात 5 वर्ष या 5 वर्ष से ज्यादा की बात की गई। अब पहले की भी बात हो सकती है कि क्या 5 वर्ष से पहले भी यह भंग हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है 5 वर्ष से पहले भंग। कैसे भंग हो सकता है? कि अगर जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ, अर्थात लोकसभा में किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। क्या चीज? अविश्वास प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो उस मंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ता है। और आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। किससे? सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है किसी भी मंत्री के खिलाफ तो सामूहिक रूप से पूरी लोकसभा भंग होगी, और जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। वर्तमान समय में अगर लोकसभा भंग हो जाए तो सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। और अगर गिर गई तो इसका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष के पहले ही भंग हो गया। अब राष्ट्रपति क्या करेगा कि जो है फिर से चुनाव आयोग को रिकमेंड करेगा कि चुनाव संपन्न कराया जाए। या फिर ऐसा हो सकता है, ये तो पहली शर्त हो गई। पहली शर्त में आपने देखा कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो विपक्ष द्वारा जब अविश्वास प्रस्ताव पास कर लिया जाता है, जो लाया जाता है, सिद्ध नहीं कर पाते हैं अपनी बहुमत को, तो क्या होगा कि ऐसे समय में लोकसभा पूरी तरह से भंग हो जाएगी। दूसरे समय में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद जो वर्तमान समय के मंत्री हों, दूसरा जो अगर दूसरी सेकंड फेज में अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद जो होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद स्वयं जो है कह दे राष्ट्रपति को, क्या कर दे? मंत्रिपरिषद स्वयं राष्ट्रपति को ये संदेश भेज दे और ये उनसे रिकमेंड कर दे कि आप जो है लोकसभा को भंग कर दीजिए। भाई ऐसा क्यों कहा? अपने ही पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारा? तो पैर में कुल्हाड़ी की बात नहीं है। होता क्या है कि अगर आपकी त्रिशंकु लोकसभा चल रही हो और उस दौरान आप कभी कहीं न कहीं ये देख रहे हो कि जनता का जो मूड है वो हमारे पक्ष में है, तो आप सोचते हैं, ऐसा अटल जी के साथ भी हुआ था, आप अगर सोचते हैं कि इस दौरान अगर हम लोकसभा को भंग कर देते हैं और पुनः चुनाव कराया जाए तो जनता का मूड हमारे फेवर में है और वो हमें वोट देकर के विजयी बना देगी और हम पूर्ण बहुमत से सरकार लेकर आ जाएंगे। इसीलिए जो वर्तमान सरकार होती है वो कभी कभी ऐसा काम करती है, और ये बात आर्टिकल 85 में कही भी गई है। यह बात जो सेकंड वाली आपने देखा, ये अनुच्छेद 85 में कहा भी गया है। अगर वो पूर्व रिकमेंड कर देती है कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से पहले, तो लोकसभा क्या होती है? भंग हो जाती है। एक तो ये था कि अविश्वास प्रस्ताव आया तब भंग, पहले ही 5 वर्ष से। दूसरा क्या था कि मंत्रिपरिषद जो स्वयं कह दिया कि राष्ट्रपति जी से कि आप जो है लोकसभा को भंग कर दीजिए और पुनः चुनाव कराने का आप आदेश दे दीजिए। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है जब त्रिशंकु लोकसभा का गठन हो जाता है। त्रिशंकु लोकसभा क्या होती है? तीसरा चीज देखा जाए, दूसरा यहाँ, तीसरा ऊपर लिख रहे हैं हम। तीसरा जो होता है ये क्या होता है? त्रिशंकु लोकसभा। त्रिशंकु लोकसभा क्या है
कि जैसे किसी को भी 50% प्लस 1 ये बहुमत किसी को न मिले। समझ रहे हैं, जितनी सीट हो उस सीट का 50% प्लस 1 किसी भी पार्टी को न मिले। जब किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति तो ये प्रयास करेगा कि जो सबसे अधिक सीट पाया है उससे कहा जाए कि भाई आप जो है अन्य जो कम पाए हुए पार्टी के जो सीटें हैं उनसे आप मिल करके सरकार का गठन करें। लेकिन अगर फिर भी वो गठन नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि फिर से चुनाव कराने की भी रिकमेंड कर सकता है, या त्रिशंकु को लोकसभा में अगर वो गठन हो भी जाता है, सरकार बन भी जाती है और किसी कारण बाद में सरकार में ही चल करके मतभेद अगर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पक्ष से, सरकार के पक्ष से 2/3 बहुमत 2/3 सांसद अगर सरकार छोड़ते हैं, अभी हम इसमें बताएंगे निहरता में, अभी हम अगली वीडियो में इसी में चर्चा कर सकते हैं कि निहरताएं क्या होती हैं, दल बदल कानून क्या होता है जो 10वीं अनुसूची में है। तो वो चीजें अगर दल बदल का विरोध नहीं कर रही हैं, दायरे में अगर नहीं आ रही हैं, तो अगर ऐसी समय चीज में अगर त्रिशंकु लोकसभा में अगर सांसद अपनी सीटें छोड़ते हैं तो सरकार तत्काल गिर सकती है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख सकते हैं। तो इस तरह से होता है कि त्रिशंकु लोकसभा में जो है जब अगर गठन भी हो जाता है या गठन नहीं भी होता है तो 5 वर्ष के पहले सरकार भंग हो सकती है। 5 वर्ष के बाद भी सरकार रह सकती है, लेकिन 352 अगर लागू है तो, और ये बात 42वें संविधान संशोधन 1976 में कही गई है। ठीक है, कब कही गई, क्यों कही गई? क्योंकि 352 उस दौरान लगाया गया था। तो ये हो गया आपके आप कुल मिलाकर के संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में हमने आपको 4 स्टेज बताया। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल भी रहता है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, लोकसभा का कार्यकाल घटाया जा सकता है 3 परिस्थितियों में। पहले में मैंने बताया अविश्वास, दूसरे में बताया स्वयं रिकमेंड पर, तीसरे में बताया मैंने कि आपके त्रिशंकु लोकसभा का अगर गठन हो जाता है तो बाद में चलकर कैसे क्या होगा, तो सरकार 5 वर्ष के पहले भी जा सकती है। तो ये चीजें आपकी हो गई पूरी तरह से इनके कार्यकाल के बारे में। अब इसमें देखिए सदस्यों की योग्यता की अगर बात करें अगर हम कि इनके सदस्यों की योग्यता क्या है, तो सदस्यों की जो योग्यता का निर्धारण किया गया है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें रिक्तियों के बारे में भी पढ़ना है और इसके साथ साथ हमें इनके शक्तियों के बारे में पढ़ना है। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसमें अभी चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, केवल इतना आपको मैं बता देता हूं कि सीधा सीधा है कि ये जो है भारत के नागरिक हों। ठीक है, अब नागरिक से मतलब है कि अगर वो पंजीकरण से भी प्राप्त किए तो भी हो, वो भारत के नागरिक हों, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है कि जो सांसद, हाँ इसमें कहीं भी शिक्षा की बात नहीं की गई है, वो पागल या दिवालिया ना हो। इसके अलावा अगर हम दोनों की बात अगर करें तो अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो इसमें 30 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो इसमें 30 वर्ष है और लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें 25 वर्ष है। ठीक है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इनकी योग्यता के बारे में। इनकी योग्यता हम जो है राज्यसभा की लोकसभा के साथ ही पढ़ते हैं। अगर राज्यसभा का सांसद बनना आपको है तो आपको 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। लोकसभा का सांसद अगर आपको बनना है तो इनकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। और साथ में इनकी किस अनुच्छेद में है तो ये इनकी सारी बातें की गई आर्टिकल 84 में की गई हैं कि भारत के लोकसभा के सांसद बनने की योग्यता क्या है। तो आज हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है, सदस्य संख्या के बारे में चर्चा की है, कैसे होता है और संघ शासित प्रदेशों में कितना है, राज्यों में कुल कितना है, मतदान की पद्धति क्या है, मतदान की अग्रता ही विजेता वाली पद्धति, 61वां संविधान संशोधन। और उसके बाद मैंने देखा कि इनके सदस्यों की योग्यता क्या है। योग्यता के बारे में सीधा सा है, 2-4 लाइनें हैं, पागल दिवालिया ना हो, भारत का निवासी हो, उम्र जो है राज्यसभा की है तो 30, लोकसभा की है तो 25। हाँ, एक चीज और पूछ सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 25 टिक करके आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए आप जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकता है और
राज्यसभा से भी हो सकता है। अगर लोकसभा से होगा तो 25 वर्ष, तो न्यूनतम पूछ रहा था 25 वर्ष तो हो ही गया, ठीक है, तो 25 वर्ष हो गया। इसके अलावा मैंने कार्यकाल के बारे में बात की, तो कार्यकाल के बारे में मैंने अच्छे समझाया आपको कि समान तरीके से क्या होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर विषम परिस्थितियां आती हैं, कार्यकाल बढ़ाना पड़ गया तो 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा। 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा 52 लगा रहेगा तब बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा घटने की बात की गई तो 3 परिस्थितियां हैं। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद स्वयं जो है रिकमेंड कर दे राष्ट्रपति से, और त्रिशंकु लोकसभा का गठन होने पर। तो अभी हम वीडियो को यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपसे कि लोकसभा की शक्तियां क्या हैं और लोकसभा की निहरता क्या है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनकी अयोग्यता किस आधार पर घोषित की जाती है। तो अभी तक के लिए इतना ही, चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।